नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग ना हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को, जो आप लोग के 10 नंबर जो बहुविकल्पी के आते हैं ना, तो गद्य साहित्य इतिहास हमने पढ़ लिया है। ये पद्य साहित्य का इतिहास, और आप लोग कापी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आप ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी लंबी भी होगी। और इसके बाद से ये जो बहुविकल्पी का है, जो मुख्य चीज़ें इसकी समझने की हमको, वो हमको समझ में आ जाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न लेके मैं और आऊँगी, लेकिन आप लोगों को जो कहा जाता है ना, कोई मुख्य चीज़ जो आपको समझना हो, वो अब इसके बाद नहीं समझना होगा। देखो, हिंदी गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हमारे लिए, वो सबसे ज़रूरी आप लोग को ये समझना है कि है क्या। ज़्यादातर बच्चों के लिए हुआ दिमाग में ये है क्या। तो देखो, हिंदी साहित्य जो है, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें कहानी विधा हो गई, आपकी एकांकी हो गई, फिर जितने काव्य हैं, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, सब कुछ है ना। तो उसको कितने भागों में, पहले तो जान लो कि 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आप लोगों को पढ़ना है रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी अलग अलग है, भारतेंदु युग है, छायावादी युग है, फिर छायावादोत्तर युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत विस्तार से, लेकिन आप लोग को ऐसा समझाऊंगी ना कि इस वीडियो के बाद से आप लोग के नंबर तो होंगे ही अच्छे, लेकिन हमेशा के लिए चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं रीतिकाल को। क्या चीज़ समझते हैं? रीतिकाल को। ठीक है, तो देखो, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी आप लोग याद कर लो। इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हमको जानना नहीं है, बस इतना जान लो कि ये 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ठीक है, रीतिकाल समझ लो। रीतिकाल के आपके बिहारी के दोहे हैं, वो रीतिकाल के ही कवि थे। इस चीज को भी याद कर लो कि बिहारी किस काल के थे? रीतिकाल के थे। ठीक है, तो देखो, काव्य शास्त्र में रीति का तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, जो आप काव्य सौंदर्य जो चीज पढ़ते हो ना, उससे ही संबंधित है। ये नायिका भेद कथन के विवेचन है से है। जिस ग्रंथ में काव्य के इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है, उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, 16वीं से 17वीं शताब्दी तक देश में मुगल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठित होकर वैभव के शिखर पर था। ठीक है, तो जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। ऐसा नहीं है जनजीवन सुख शांतिपूर्ण नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आपकी बुक, आपकी किताब की बात है, तो जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। पहले कृष्ण तथा राधा भक्ति के आलंबन थे, वे अब श्रृंगार के आलंबन बन गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य परिवर्तन भी आया। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण के रूप में काव्य रचना की। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ का लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रीतिपरक रचनाएं अधिक हुई और इसी कारण इसको रीतिकाल कहा गया। ठीक है, तो रीतिकाल में संस्कृत में काव्य शास्त्री आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ये है। अभी मेरी बातें सुनते चलो, अभी जहाँ जहाँ एकदम महत्वपूर्ण आएगा कि ये आप लोग के एग्जाम में आएगा वो चीज़ें, लेकिन पहले तो हमको समझ होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या है ये। ठीक है, तो देखो, रीतिकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्रिक ग्रंथों के आधार पर काव्यांगों को लेकर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। इस समय भारतीय इतिहास में सुख एवं वैभव का काल था। दरबारों में, जैसे आपके अकबर के दरबार में भी नवरत्नों में थे तानसेन। ठीक है, तो उस समय क्या राज दरबारों में भी कवियों का सम्मान था, जिसके कारण कविता पर दरबारी जो थे देखो, संस्कृत जो है ऊपर अलग लिखा है, ये संस्कृति की बात है, वो है। ठीक है, तो संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखता है। और इस काल में कुछ कवि ऐसे हुए जो स्वच्छंद, अभी आप कमेंट करो कि दृष्टिगोचर मतलब क्या होता है। कुछ कवि ऐसे हुए जो स्वच्छंद होकर रचना कर रहे थे। उनके
काव्य में न तो लक्षण ग्रंथों की बाध्यता दिखाई देती थी, न दरबारी संस्कृति का प्रभाव। इन्हीं विशेषताओं के कारण रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है, श्रृंगार काल, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल आदि नाम दिया है। काव्य प्रकृति और रचना शैली के आधार पर रीति काल कितनी धाराओं में स्वीकार की गई, एक रीतिबद्ध, ठीक है, और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब देखो रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है, ठीक। तो देखो इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों अथवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, काव्य शास्त्र के नियमों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना। देखो इन धारा ये जो धारा थी वो काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों अथवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। इसमें देखो क्या है, इसमें रस, अलंकार, छंद आदि के विवेचन से जुड़े ग्रंथों की रचना हुई। रीतिबद्ध जो काव्यधारा के प्रमुख कवियों में केशवदास हुए, चिंतामणि हुए, मतीराम हुए, देव भिखारी दास, ये लोग थे, ठीक है। केशवदास की कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, मतीराम का रसराज, ललित ललाम, मतीराम का सतसई, ठीक है, देव का भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, भिखारीदास का काव्य निर्णय, ये सब है, ठीक है। और रीति सिद्ध में क्या क्या आएगा, इस काव्यधारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर काव्य का सृजन किया, किंतु रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। उनके ग्रंथ में अलंकार, रस आदि प्रत्यक्षता निरूपित नहीं हुए, किंतु प्रत्यक्षता निरूपित नहीं, किंतु इनके काव्य में सभी काव्य लक्षणों के सटीक उदाहरण मिलते हैं। इस काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हुए, बिहारी लाल। कौन हुए, बिहारी लाल। इनकी लोकप्रिय बिहारी लाल का आप लोग उनके दोहे आप लोग को पता ही है, बिहारी सतसई आप लोग जानते ही हो, पढ़ ही रहे हो, भक्ति के दोहे पढ़े हो, नीति के दोहे पढ़े हो, ठीक है। तो देखो सभी काव्य लक्षणों के सटीक उदाहरण, इस काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल है। इनकी लोकप्रिय रचना बिहारी सतसई, एक ही रचना है इनकी बिहारी सतसई, जिससे ये अमर हो गए, ठीक, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। कुछ दोहे पढ़े, 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 719, जिसमें आप लोगों ने कुछ दोहे पढ़े हैं, ठीक। अब रीति मुक्त काव्य धारा, इस धारा के कवियों ने इस काव्य शास्त्रीय परंपरा में बंधकर रचना न करके स्वच्छंद होकर काव्य सृजन किया। इनकी रचनाओं में प्रेम का विषय सांसारिक जीव, प्राणी और ईश्वर दोनों रहे हैं। इस धारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर का नाम उल्लेखनीय है, ठीक। और घनानंद की रचनाओं में मार्मिकता, भावात्मकता एवं स्वच्छंदता आदि के गुण विद्यमान है। घनानंद की सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस के लिवल्ली आदि, बोधा की जो है विरह वारिस, इश्कनामा, ठाकुर के ठाकुर, ठसक, इस धारा की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। तो अब आप लोगों के लिए धीरे धीरे अब चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के काम की, ठीक। अब केशव का रामचंद्रिका मेरे साथ याद करते चलो। केशवदास का रामचंद्रिका, कवि प्रिया, देव का भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, मतीराम का रसराज, ललित ललाम, बिहारी का सतसई, बिहारी लाल का जरूर याद कर लेना आप लोग। पद्माकर का पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, ठीक है। अब देखो एक चीज और आ जाएगा आप लोगों के लिए कि रीतिकाल के कवि प्रायः राजाश्रय में रहते थे, मतलब राजा के आश्रय में रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे, ठीक है। राजा पर भी उनकी कविताएं रहती थी। राजा के आश्रित रहेंगे तो राजा के बारे में, राज्य के बारे में लिखेंगे ही, अच्छा ही लिखेंगे। तो इसलिए इनकी रचनाओं में अपनी आश्रयदाता की प्रशस्तियां भी मिलती हैं, ठीक है। उनकी प्रशंसा में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो देखो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, अब ये आप लोग याद कर लो, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां याद कर लो आप लोग कि श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी। रीतिकाल में किसकी प्रधानता रहती थी, श्रृंगार रस की। श्रृंगार को प्रमुखता से स्थान दिया तथा श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष पर लिखा गया। तो एक तो ये याद कर लोगे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, और ब्रज भाषा की प्रधानता थी,
ये भी लिख लो। भक्ति काल में जहाँ अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में प्रचुर मात्रा में कवियों ने लिखा था, वहीं रीति काल में ब्रज भाषा ने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त की। प्राय सभी कवियों की रचनाओं में ब्रज भाषा का सौंदर्य विद्यमान है। तीसरा पॉइंट लिखो, प्रकृति चित्रण का अभाव। अब रीतिकाल में प्रायः प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण नहीं मिलता आपको प्रकृति का, ठीक है। अधिकांशतः प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में हुआ है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस काल के प्रमुख कवि सेनापति ही हुए, ठीक। अब चौथा पॉइंट लिखो, रस पर आधारित ग्रंथ। रस पर आधारित ग्रंथों में श्रृंगार वर्णनों की प्रधानता है। रसवादी कवियों ने नायक नायिका की विभिन्न मनोदशाओं पर आधारित रचनाओं के द्वारा श्रृंगार का विशद वर्णन किया है, और मोतीराम, देव और पद्माकर प्रमुख रसवादी कवि हैं। अलंकार पर आधारित ग्रंथ, इस प्रकार के ग्रंथों में अलंकारिकता की प्रमुखता है। अलंकारिक ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों में आचार्य केशवदास हैं, भूषण है, राजा जसवंत सिंह प्रमुख हैं। अब देखो, एक यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुबिरन सरस सुब्रित भूषण बीनुन विराजिए कविता बनिता मित। अब ये आचार्य केशवदास का है, ठीक है। अब देखो, काव्यांग विवेचन, रीतिकाल की देन क्या क्या है, कि इस युग की देन, आप लोग चीज़ों को एकदम मतलब मेरे साथ ही बोलो, पढ़ो, समझो, लिखो, यहीं से आप लोग की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इस युग की प्रमुख देन यह है कि यह ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में व्यापक रूप में प्रतिष्ठित है। अर्थ गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भाव विव्यंजन आदि की दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। घनानंद की लाक्षणिकता तो अद्वितीय है। कविता, सवैया, दोहा, मुक्तक काव्य रचना के लिए जो है सिद्ध छंद बन गए। अब देखो, रीतिकाल में बस इतना आप लोग को जानना है। ये 6 पॉइंट आप लोग याद कर लो। अभी प्रश्न कराऊंगी तो जानोगे कि कैसे प्रश्न आता है। इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, तो श्रृंगार रस की प्रधानता, एक ये याद कर लो पहला पॉइंट, श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। फिर ब्रज भाषा की प्रधानता, प्रकृति चित्रण का अभाव था, प्रकृति से नहीं, प्रकृति चित्रण का अभाव था, ठीक है। तो रस पर आधारित ग्रंथ लिखे गए, रस पे। अब उसके बाद अलंकार पर आधारित ग्रंथ लिखे गए, उस समय की प्रवृत्तियां हैं रीतिकाल की, ठीक है। तो अब आधुनिक काल पे आ जाते हैं। 1843 से आज तक ये आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल देखो, विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1843 से माना है। विक्रम संवत में कर दोगे आप लोग तो 1943 के बाद आप लोग कितना साल जोड़ दोगे तो 1900 हो जाएगा, बता दो। 7 साल कर दोगे तो 50, तो 57 साल विक्रम संवत जो है आगे चलता है। ईस्वी से 57 साल आगे चलता है आपका विक्रम संवत। 1900 विक्रम संवत यानी 1843 प्लस कितना, 57 साल कर दोगे। अब इस समय बताओ, 2024 आपका ख़त्म होने वाला है, 2025 चलने वाला है, तो कितना विक्रम संवत चल रहा है। सब बच्चों का कमेंट आना चाहिए, सारे बच्चों का, ठीक है। और जितने बड़े भी देख रहे हैं उनका भी कमेंट आना चाहिए कि ये कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। लेकिन 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 कहीं से गूगल करके नहीं, आप लोग जोड़ के करोगे, ठीक है। वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके मानस पटल पर छप जाती हैं, जो चीज़ें खुद से करो। गूगल में तो सब कुछ है, ठीक है। तो हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको अपने दिमाग का यूज करना है, ठीक है, प्रयोग करना है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी पे ही जोर देंगे, ठीक है। तो देखो, विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1843 ईस्वी। आधुनिक युग में देश में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रारंभ होने से लोगों के आत्मगौरव का प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः देश हित, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी। पद्य में नवीन वादों और नवीन शैलियों का प्रचलन हुआ और उन नवीन शैलियों में कविता रची जाने लगी। आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि इस काल के कुछ प्रमुख नाम हैं। आधुनिक काल के कौन कौन से नाम हैं? एक गद्य काल, एक नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल, ये आदि, ठीक है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, देखो आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग,
प्रयोगवादी, नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया। जो आज का समय है वो नई कविता के रूप में है। तो आधुनिक काल को कितने खंडों में विभाजित कर लोगे? एक तो भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, ये याद करो, मेरे साथ याद करो आप लोग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक है, तो अब चलो भारतेंदु युग, जिसको नवजागरण काल भी। मेरे साथ ही एकदम ये पॉइंट लिखो, ये आप लोग लिखो कि भारतेंदु युग नवजागरण काल, भारतेंदु युग नवजागरण काल। ठीक है, अब देखो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अब ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? 1868 से 1900। सभी लोग लिख लो, भारतेंदु युग 1868 से 1900 माना जाता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। रीतिकाल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को फिर स्थापित किया और जन भावना को वाड़ी दी। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की ही प्रधानता रही। ठीक है, काव्य विषय की दृष्टि से भी नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि का विकास हुआ, वहीं काव्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार। अब देखो ये कौन सा समय चल रहा है? 1868-1900, अंग्रेजों के गुलाम हम हैं, तो स्वदेश प्रेम की बात तो आएगी ही आएगी। ठीक है, समाज सुधार की बात आएगी ही। बहुत सारी बुराइयां हो गई थी, क्योंकि मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारे समाज में जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पर बहुत ही आघात हुए, बहुत सारे जुल्म किए गए। ठीक है, हम सारे लोग भी, चाहे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, हम भारतीयों पे बहुत ही जुल्म किए गए। तो उससे स्वदेश प्रेम की बात आएगी, संस्कृति प्रेम की बात आएगी ही, समाज सुधार की बात आएगी, प्रकृति चित्रण आदि का भी समावेश हुआ। ठीक है, अब देखो भारतेंदु युग की विशेषताएं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग चीज़ों को लिखते चलो। ठीक है, भारतीय संस्कृति का गौरव गान, भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति का गौरव गान। अब देखो दूसरा क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध होने लगा, क्योंकि अंग्रेज अपनी चीज़ें हमारे अंदर डाल के, अपनी संस्कृति हमारे अंदर डालना चाहते थे, हमारे अंदर वहाँ का कल्चर डालना चाहते थे, कहाँ के विदेश, इंग्लैंड के, अपने अंग्रेजी संस्कृति हमारे अंदर डालना चाहते थे। तो इस चीज़ का विरोध होने लगा। जो भी विद्वान लोग थे ना, वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि अंग्रेजों की मंशा क्या है। वो हमारे, जैसे कहा जाता है ना, हमारे सनातन धर्म को, हमारे खून को बदलना चाहते हैं, हमारे जिन्स को, जो कि कोई नहीं कर सकता। हम भारतीय ही हैं। ठीक है, तो अब हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर भी प्रहार किया जाने लगा, और सामाजिक चेतना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जब देश गुलाम है तो आज़ादी के लिए राष्ट्रीयता की भावना तो पनपेगी ही पनपेगी। प्राकृतिक वर्णन भी हुआ, आधुनिक काल की बात है, वो रीतिकाल में था कि प्राकृतिक वर्णन नहीं था। और गद्य एवं इसकी विभिन्न विधाओं का विकास, छंद विधान की नवीनता। अब देखो छंद विधान में क्या क्या है? दोहा, सवैया, कवित्व जैसी परंपरागत छंदों के साथ उन्होंने लोकप्रिय छंद जैसे कजरी हमारे यहाँ गाया जाता है, ठुमरी, लावनी, चैती, कहरवा भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इन रचनाओं को भी माध्यम बनाया गया। तो अब आधुनिक काल में आप लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ लिया, अब हम लोग द्विवेदी युग, इतना आप लोग के मतलब अभी इससे कैसे प्रश्न बनेगा वो भी इसी वीडियो में कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918, ये चीज़ें आप लोग याद कर लो। द्विवेदी युग कब से कब तक? 1900 से 1918, सभी लोग याद करो, 1900 से 1918। इसी वीडियो के साथ ही आप लोग को याद हो जाना चाहिए द्विवेदी युग कब से कब तक? 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी जी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है? कमेंट करिए आप लोग फटाफट। द्विवेदी जी की प्रेरणा पाकर
द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। मैथिली शरण गुप्त जो थे ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना इसी युग में की। गुप्त जी ने अनेक खंड काव्यों की रचना भी की। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मकता एवं वर्णन प्रधान थी, मतलब विशाल थी। ठीक है, खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। इसलिए आप लोग जान लीजिए द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। ठीक है, आप लोग के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं सभी लोग लिख लो। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ना अगर अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो उसको नहीं आने देते थे, सरस्वती पत्रिका में नहीं छपने देते थे। उन्होंने निराला की जूही की कली को भी नहीं छपने दिया। ठीक है, जो कि बाद में बहुत आगे गई, लेकिन वो एकदम खड़ी बोली की प्रतिष्ठा उनके लिए जो साहित्य का जो सही चीज़ था उस पर वो बहुत ध्यान देते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, प्रकृति चित्रण पर काम हुआ, श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार हुआ। अब देखो, अब आप लोग छायावादी युग पे आ जाओ। किस पे? छायावादी युग पे। देखो, छायावादी युग है, द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग का आगमन हुआ। द्विवेदी युग के बाद किसका आगमन हुआ? आप लोग याद करते चलो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो ये छायावादी युग का ऐसा लगता है मानो विदेशी शासन के अत्याचारों से, मुगलों के बाद अंग्रेजों का अत्याचार था, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष जो वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य जो है द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। प्रसाद, छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कौन? महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा, महादेवी वर्मा को दुर्गा। ठीक है, अब उसके बाद छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मकता, मतलब गाने योग्य, संगीत युग। निराला और महादेवी के काव्यों में गीत का सुंदर विधान है। राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। प्रभावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण, जो जैसे नए अलंकारों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली को संवारने के लिए उसमें ब्रज भाषा जैसे लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया जाता है। छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण, नारी सौंदर्य एवं प्रेम के अनूठे चित्रण, रहस्यवाद की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, आत्मपरक रचनाएं, वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता, दार्शनिक तत्वों का निरूपण, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंदतावाद की प्रधानता। छायावादी युग की विशेषता सभी लोग लिख लो, सभी लोग एकदम एकदम एक एक पॉइंट लिख लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय जागरण की बात तो रहेगी क्योंकि देश गुलाम था। ठीक है, रहस्यवाद की भावना, आत्मपरक रचनाएं, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, नारी सौंदर्य एवं प्रेम के अनूठे चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, दार्शनिक तत्वों का निरूपण और स्वच्छंदतावाद की प्रधानता। ठीक है, अब देखो, अब प्रगतिवादी युग के बारे में आ जाओ। छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, अब छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। देखो, हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का जन्म 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवादिता और नैतिकता के विरुद्ध छायावादी काव्य में हुआ था, उसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवी, मतलब जैसे ना बहुत सारी कल्पनाओं पर आधारित था छायावादी युग। तो
इतनी अतिशयता हो गई थी, इतनी ज़्यादा उसकी, किसी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं अच्छी होती ना, तो स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही न रह गया था। तो परिणामतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति कल्पनाशीलता थी, तो उसके प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता की समस्या और मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। ठीक है, समय बदलता है तो चीज़ें भी बदलती रहती है ना, तो कविता के आप साहित्य से ही उस देश की जो देश में क्या चल रहा है उस समय के साहित्य से जान जाओगे। ठीक है, इस समय पूंजीवादियों का समय आ गया था। ठीक है, तो अब इस पे कविताएं बनने लगी। तो इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सीधी साधी अलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना, सपाट बयानी इनकी विशेषता थी। अपनी बात सीधे साधे, मतलब अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं, सीधे कह देना। जिसमें पंत जी भी थे, निराला जी भी थे, दिनकर की कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग एक बार दिनकर की कविताएं खोज के पढ़ना। ठीक है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब। भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि मुख्य हैं। इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रखर है। प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता नहीं माना। अब देखो इनकी भी प्रमुख विशेषताएं आप लोग लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो कि समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही रूढ़ियों व अतार्किक मान्यताओं का विरोध, भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर और समाज के यथार्थवादी रूप का चित्रण, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, अब देखो जो शोषक वर्ग के प्रति उपेक्षा एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति, प्रगतिवादी कवियों ने कविता में छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। अब देखो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी प्रेम माधुरी ये आप लोग पढ़ चुके हैं। किसमें है, क्या है, इसमें क्या है, ये कमेंट में कुछ जरूर आप लोग करिएगा कि ये किस क्लास का है। ठीक है, प्रेम माधुरी। फिर श्रीधर पाठक का कश्मीर सुषमा, द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त का साकेत, ये याद करते चलिए आप लोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद कामायनी, महादेवी वर्मा का यामा, याद कर लीजिए आप लोग यहीं पर इसी वीडियो में। प्रगतिवादी युग में शिवमंगल सिंह सुमन का प्रलय सृजन, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, और प्रयोगवादी अज्ञेय का आंगन के पार द्वार, नागार्जुन को प्यासी पथराई आंखें। नई कविता में गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान और भवानी प्रसाद मिश्र के खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब नई चीजें आएंगी, प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता के युग। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रयोगवादी धारा और नई कविता के युग। देखो प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता के युग में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय जी द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित जो तार सप्तक के संकलन से माना जाता है। बस चीज़ों को, लाइन को याद करते चलो, और उससे ज़्यादा नहीं, अभी आप लोग के काम की चीज़ें हैं। प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। इनके संपादक जो अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। ठीक है, राहों की खोज करने वाले ये 7 कवि थे। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। अब देखो 1951 में आया, अब आपका देश आज़ाद हो चुका है। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ जिसके 7 कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद के समर्थन में कुछ पत्र पत्रिकाएं भी निकली। कुछ प्रयोगवादी कवियों के कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। अज्ञेय जी द्वारा रचित जो हरी घास पर क्षण भर, ये याद करते चलो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सुनहरे सैवाल, इंद्रधनु रौदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र कृत गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गिरजा कुमार माथुर कृत धूप के धान, शिला पंख चमकीले। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा ठंडा लोहा और कनुप्रिया आदि उल्लेखनीय है।
ठीक ना। यही सब में से ही आ जाएगा आप लोग को कि ये किसकी रचना है। अब देखो इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये तो मेरे साथ ही आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। घोर वैयक्तिकता थी विशेषता, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, गहन बौद्धिकता, ठीक है, व्यंग्य तथा कुटिक्तियों का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग, फिर नवीन उपमानों का प्रयोग, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन कवियों ने नए प्रयोग किए। साहित्यिक हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, अन्य आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ। यह कविता मुक्तक शैली में रची गई। बिंब योजना, नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ। लालटेन से नैन दीप, हड्डी के रंग वाला बादल, ये मतलब जैसे नई चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी प्रयोगवादी कविता में, ठीक है। प्रगतिवादी आप लोग को प्रयोगवादी चल रहा है ना, प्रयोगवादी में। अब प्रयोगवादी हिंदी काव्य को नई सशक्त भाषा दी और इसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि की। अब प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई। 1960 के बाद नई कविता का युग आया। इन वर्षों में ऐसी वाद मुक्त कविता रची गई जो किसी विशेष प्रवृत्ति, स्कूल या वाद में बंध कर नहीं चली। इसमें लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई। इस प्रवृत्ति से यह आशय हुआ कि व्यक्ति की सामान्य मन स्थितियों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई जो सचमुच नई थी। अब देखो नई कविता का युग जो है वो 1951 के बाद के काल को नई कविता का युग कहा जाता है। इस कविता में इस युग में कौन कौन कवि हैं? सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। अब नई कविता ये याद कर लो आप लोग कि कौन कौन से कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त और शमशेर बहादुर सिंह। देखो नई कविता की विशेषताएं आप लोग लिख लो सभी लोग। मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, प्रयोगों में नवीनता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन, अति यथार्थवाद, बौद्धिकता, नूतन बिंबों की खोज, मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का, जीवन के संत्रास और मृत्यु बोध का मनोवैज्ञानिक चित्रण। अब देखो ये तो आप लोग का हो गया ना। इसके बाद हम लोग ना अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं, कैसे आएगा आपके एग्जाम में। ये आप लोग 3 से 4 बार इस चीज़ों को सुनोगे तुम लोग अपनी बुक खोल के, आपके बुक का ही है। देखो पेज नंबर भी देख लोगे आप लोग के बुक का ही है ये, तो आप लोग खोल लोगे ना। देखो पेज नंबर 142। तो सभी लोग बुक खोल के एक 3 4 5 बार वीडियो को चला लोगे, ठीक है। और इस चीज़ को इस जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ना। अब पहले प्रश्न कराऊंगी।